नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एनालाइजर पर। तो हमारी जो एनसीईआरटी क्लासेस चल रही थी स्पेशली रीड के लिए और सभी एग्जाम्स के लिए, तो उसमें हम कक्षा 8 का आज फर्स्ट अध्याय पढ़ेंगे। 18वीं सदी का राजस्थान। 18वीं शताब्दी में जो शासक हुए, 18वीं शताब्दी में जो शक्तियां पनपी, उनका आज हम अध्ययन करेंगे सार संग्रह की क्लास में। तो राजस्थान अध्ययन की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8 की अध्याय फर्स्ट 18वीं सदी का राजस्थान हम शुरू करते हैं क्लास को। तो क्लास को पूरा देखिएगा और जो भी नए विद्यार्थी अभ्यर्थी है, मेरे भाई है, वो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और हमें सपोर्ट करें। तो क्लास को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो 18वीं सदी के राजस्थान में आज हम इसमें पढ़ेंगे कि सबसे पहले इसमें जो मेन पॉइंट ये रहेगा कि मराठा शक्ति राजस्थान में इसमें पनपी थी और कैसे मराठा शक्ति पनपी थी, उसकी बात हम इस क्लास में हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज को अटक से कटक, मराठा ध्वज को भारत में, उत्तरी भारत में अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य ठान लिया मन में कि अटक से कटक तक सारा सबको जीत लूंगा मैं। ये बात हो गई। फिर उत्तरी भारत की ओर अग्रसर होने लगे, युद्ध करने लगे उत्तरी भारत में। तो फिर क्या हुआ कि 1726 में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किया। कब किया? 1726 में कोटा और बूंदी पर आक्रमण किया। अब कोटा और बूंदी को भी हड़प लिया। इसके पश्चात 1728 में डूंगर किया, 1728 में डूंगरपुर पर आक्रमण किया, बांसवाड़ा पर आक्रमण किया और वहां से खिराज कर वसूलने लगे। तो ये सब राजस्थान में होने लगा। तो वो ज्यादा सारे जो राजस्थान के उस समय के शासक थे बहुत ज्यादा भयभीत हो गए कि अब हम क्या करें। तो फिर उन्होंने क्या किया, जब ये भयभीत हो गए तो उन्होंने सोचा कि कुछ ठोस नीति बनाई जाए जिससे इसका कुछ हल निकाला जा सके, इनका कुल हल निकाला जा सके। तो उन्होंने क्या किया, 18वीं शताब्दी में मराठों को राजस्थान में रोकने के लिए राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734, कब 17 जुलाई 1734 को हुरडा कहां पर है? राजस्थान में भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया। क्या बुलाया? एक सम्मेलन बुलाया। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। किसने की? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हुरडा सम्मेलन, डेडली इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, सभी एग्जामों के लिए। तो हुरडा सम्मेलन की आगे देखो, इसमें आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह और जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन साल आदि शासक इसमें शामिल होते हैं। और अब क्या होता है आगे देखो, इस सम्मेलन होता है, सम्मेलन अच्छे से हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक अहदनामा लिखा जाता है। अहदनामा मतलब कुछ एक चीज तैयार की जाती है कि आप इससे भी इसको मानोगे, प्रस्ताव पारित किया जाता है, ऐसे मान सकते हो आप। अब उस अहदनामे में क्या होता है, ये अहदनामा लिखा जाता है। अब इस अहदनामे में ये निश्चित किया जाता है कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु यानी एक का दुश्मन व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। समझ गए? ये नीति में अपना एक भाई, कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। कोई भी नया प्लान युद्ध का बनाएंगे तो सारे मिलकर ही उस प्लान को बनाएंगे। और चलो अब फिर इन्होंने क्या, ये बना लेते हैं, ये सारा सिस्टम चल जाता है। फिर क्या होता है, एक समस्या इनके सामने और हो जाती है। राजपूत जो शासक है वो जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था, एकता नहीं थी फिर भी उनमें। तो आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठा के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। अब इनमें समानता थी नहीं, भेदभाव था बिल्कुल भी, किसी भी तरह की इनमें एकता नहीं थी। उन्होंने एकता ने क्या किया, ये हुरडा सम्मेलन को असफल बना दिया। इससे मराठों का राजस्थानी प्रभुत्व बहुत बढ़ गया। राजस्थान में जो शासक हुए, इन प्रभुत्व था बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इनका। चलो फिर क्या होता है, पेशवा बाजीराव था ना, इसने क्या किया, इसमें आगे आप पढ़ोगे, देखो इसने क्या किया। पेशवा बाजीराव था, बहुत ज्यादा होशियार था। इसने क्या किया, राजस्थान में जो नीति थी, क्या इनकी नीति है, कैसे ये युद्ध लड़ते हैं, कैसे रहते हैं, उसको जानने के लिए, राजस्थान में युद्ध की नीतियों सभी को जानने के लिए अपनी मम्मी को यानी अपनी माता श्री को ही, राधाबाई को 1735 में, कब 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा।
कहां पर भेजा, तीर्थ यात्रा पर भेजा। और अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर, जब इनकी माता जी सकुशल वापस लौट कर आ जाती है तो इनको सारा कुछ बता देती है। तो बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान दौरे पर जाता है और यहाँ से चौथ वसूल की शुरुआत कर लेता है। ये हो जाता है। अब आगे देखो, राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा भूमिका। 1743 से 1750 का राजस्थान में राजपूत शासकों ने उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। अब राजस्थान के जो भी उसमें राजपूत शासक थे उनमें फूट पड़ गई, उनमें उत्तराधिकार का संघर्ष चलने लगा। तो ये जो उत्तराधिकार का संघर्ष था इस प्रकार था। देखो, सबसे पहले बात करते हैं जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष की। सबसे पहले क्या बात करते हैं, जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष की। अब उदयपुर के महाराणा अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 में इस शर्त पर तय हुआ। किसके साथ हुआ? उदयपुर के महाराणा अमर सिंह, उदयपुर के अमर सिंह की पुत्री। अब उदयपुर के अमर सिंह की पुत्री कौन थी? चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ फिक्स हुआ। और ये शर्त इस पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न हुआ पुत्र ही जयपुर की सिंहासन पर बैठेगा। यानी इस राजचंद्र कुंवर का जो पुत्र होगा वही जयपुर की गद्दी पर बैठेगा। अब जब 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह के सहयोग से सवाई जयसिंह के सबसे बड़े पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। अब चुनौती देता है तो मराठा सरदार मल्हार राव मल्हार द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। अब राव मल्हार जो था वो माधो सिंह का पक्ष लेता है और ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। किसके युद्ध हुए? ईश्वर सिंह और इसके मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध होते हैं। इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। युद्ध में अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। अब हरगोविंद नाटाणी को कुटिलता कर लेता है, छल कर लेता है, जिसे ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ती है और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन जाता है। चलो, ये तो हो जाती है जयपुर संघर्ष। अब है जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। अब जयपुर की तरह जोधपुर में मराठों ने हस्तक्षेप किया और जोधपुर में राम सिंह और भगत सिंह के मध्य उत्तराधिकार प्रारंभ हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। जयपुर की तरह जोधपुर में मराठों ने हस्तक्षेप किया, वहां भी राम सिंह और भगत सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। अब दोनों सोच रहे हैं कि मराठाओं की सहायता लेते हैं, जुट जाते हैं प्रयास में। पेशवा सिंधिया वे होलकर के हस्ते बढ़ गए और अंत में क्या होता है, राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। मारवाड़ का विभाजन हो जाता है और दशा भी खराब हो जाती है मारवाड़। और फिर क्या होता है, व्यापार सब नष्ट हो जाते हैं, व्यापार बर्बाद हो जाते हैं, कृषि बर्बाद हो गई और मराठों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। वे कोई समझौता भी नहीं करने वाले भी, ये दशा हो जाती है भाई। फिर आगे हम बढ़ते हैं मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने पर हरि सिंह को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। हरि सिंह व रतन सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। ये लोग अब 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। इसके थोड़े समय बाद मेवाड़ की गद्दी भी दो दावेदार हो जाते हैं। मेवाड़ की गद्दी के लिए भी कितने दावेदार? दो दावेदार हो जाते हैं, एक हरि सिंह और दूसरा रतन सिंह। अब फिर क्या होता है, दोनों ने मराठा की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किए, वही इनमें कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप हो जाता है। फिर से इनका जो गृह युद्ध था हरि सिंह का, इनमें भी वापस से हस्तक्षेप कर लेते हैं मराठा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक राजनीतिक प्रगति सब अवरुद्ध हो जाती है। बहुत ही हालत खराब हो जाती है इनकी हर तरह से और ये भी खतरनाक संधि हो जाती है। ये सारे उत्तराधिकार संघर्ष होते हैं। फिर वे आते हैं 18वीं सदी के। इसमें क्या होता है, हमारे राजस्थान के शासकों के पारंपरिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा और यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लगा। अब अंग्रेज और उनकी संधियां। अब अंग्रेज आ जाते हैं 1817 से 1818 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करनी शुरू कर दी। राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम 19 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। केवल मारवाड़ के विरोध का ही कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी एवं 1823 में
संधि पर हस्ताक्षर भी हो जाता है। चलो होता क्या है, मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता के कारण शासक, सामंत और प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अव्यवस्था पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वभाव भी झुकने लगता है। उनको भी लगता है कि हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, अपना जो कहते हैं अपना बाटिया सेकना चाहिए। तो इन्होंने भी सेका भाई, और 1817-18 में राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकार से संधियां शुरू करनी कर दी। सारा कुछ हो जाता है। अब आगे आप देखो संधियों के परिणाम दे बता देता हूँ। 1817-1800 ईस्वी में संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने दिए जाने वाले खिराज से अहमदनामा, इकरारनामा, समझौता पत्र, खिराज, कृषि भूमि पर लगने वाले कर, ये सभी के सभी इन पर, चलो अहमदनामा, इकरारनामा, ये समझौता पत्र एक ही चीज होता है। फिर क्या होता है, खिराज क्या होता है, कृषि भूमि पर जो कर लगाया जाता है ना, उसको खिराज कहते हैं। ये सारे इन पर थोप दिए जाते हैं। तो दोस्तों इस सार संग में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।